हेलो दोस्तों, मैं आमिर सर विद पीडीए क्लासेस के साथ यहाँ हम आपके साथ कंटिन्यू इंडियन पॉलिटी को लेकर के बात कर रहे हैं। इससे पहले हम वाले लेक्चर में आपने इम्पोर्टेंट कमेटी मतलब महत्वपूर्ण समितियाँ देखी, किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान की जो रूपरेखा तैयार करना, भारतीय संविधान का निर्माण करना और भारतीयों को किस प्रकार का संविधान दिया जाए कि जिसमें जो भारत की विविधता है, डाइवर्सिटी है, इतने सारे विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, वो आकर के एक ही जगह पे कलेक्ट हो सकें, इकट्ठे हो सकें और उन सबके लिए एक ही कानून बनाया जा सके। वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण समितियों ने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। आज हम उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए, इंडियन पॉलिटी को आगे ले जाते हुए, आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके साथ बात करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। तो आज आपका टॉपिक है, वो है भारतीय संविधान के स्रोत, रिसोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिसोर्स कहाँ से हैं? रिसोर्स मतलब स्रोत, स्रोत मतलब कि आज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये दिख रहा है, ये पूरा ये आपके सामने तैयार है, ये पूरी भारतीय शासन व्यवस्था की बागडोर को संभाले हैं या चला रहा है। किस प्रकार से ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, कैसे ये चीज़ें एक कंट्रोल ये चीज़ें की गई हैं, क्योंकि स्रोत वो जगह कहाँ से ये चीज़ हमने प्राप्त की, कैसे इतने सारे कॉन्सेप्ट, कैसे इतनी सारी बातें समाहित हुई। तो एक लंबा सा इस पे इतिहास है, लंबी सी बातें हैं, तो उसी को हम डिस्कशन करेंगे और उसी पे बात करेंगे। तो एक हल्का सा मैं बता दूं कि भारतीय संविधान है वो 60 देशों से लिया गया है। कितने कंट्री? 60 कंट्री से लिया गया है। और 60 देशों को जो इसमें 60 देशों से हमने जो कॉन्सेप्ट लिए, जो हमारे भारतीय संविधान के लिए इम्पोर्टेंट थे, जो महत्वपूर्ण थे, तो वो हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने निसंकोच उनको एक्सेप्ट किया, मतलब एडॉप्ट किया। और जो हमें बेहतर लगे, जो भारतीय समाज की अनुकूल दशाओं के लिए, तो वो हमने एक्सेप्ट किए। उन्हीं 60 देशों में से कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री हैं जो मेन इंपॉर्टेंट देशों के संविधान हैं, उन्हीं पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बात कर लूँ कि इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो 1935 का एक्ट, क्योंकि 1935 का जो एक्ट है, इसे मैं कह लूँ 1935 के एक्ट भारतीय संविधान से पहले जो रूपरेखा है, भारत इंडियन सोसाइटी को जो चला रहा था, इंडियन सोसाइटी को जो रेगुलेट कर रहा था, 1935 का एक्ट इसे रेगुलेट कर रहा था। और सबसे अधिक प्रभाव, सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ा वो 1935 के एक्ट का पड़ा। तो सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? इसका। जैसे मैं बता चुका कि आज भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है और इन 395 में से अप्रोक्सीमेटली लगभग 200 अनुच्छेद मतलब 200 आर्टिकल डायरेक्टली 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि 1935 का एक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कि जो आज भारतीय संविधान की आप रूपरेखा देखते हुए, भारतीय संविधान में इतने सारे आर्टिकल अनुच्छेद देखते हो, उसमें से 1935 के एक्ट से लिए गए कितने 200 आर्टिकल, 200 अनुच्छेद है। तो क्वेश्चन अगर आता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव या सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका था, तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो था वो था 1935 के एक्ट का। और उसी को हम सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लें। कुछ चंद बातें, कुछ चंद इंपोर्टेंट पॉइंट है कुछ, तो उसी को देख लो। ये है भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 का भारत शासन अधिनियम। सबसे पहले लिया गया संघ तंत्र। संघ तंत्र मतलब है यहाँ पे जो एक सिस्टम लिया गया, जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा, फॉर्मेशन कैसा होगा, तो वो हमने यूनियन सिस्टम लिया। यूनियन सिस्टम कहाँ से लिया? 1935 से। फिर हम बात करते हैं जुडिशरी सिस्टम, क्योंकि 1935 के एक्ट में हमने न्यायपालिका की व्यवस्था की। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं बात करूं, जो भारतीय न्यायपालिका है वो उस समय स्टेबल की गई थी। और इससे पहले अगर बात करें कि पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में की गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, तो उसी की बात कर रहे हैं न्यायपालिका की। फिर यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे आपका यूपीएससी है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। तो यहाँ पे इसकी भी व्यवस्था की गई थी 1935 के अधिनियम में। आपातकालीन इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए थे और प्रशासनिक विवरण मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जो कंडीशंस थी उनकी बात की गई, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे प्रोटोकॉल काम करेगा, इन सब की बात की प्रशासनिक
विवरण की बात की। इसमें बता दो आपातकालीन प्रोविजन में क्या है। आपातकालीन मतलब जब देश में कोई इमरजेंसी आ जाए, जब देश आर्थिक संकट में आ जाए, या देश फिर जब किसी कह सकते हो किसी के साथ युद्ध हो जाए, या फिर कोई हमारे ऊपर अटैक कर दे हमारे कंट्री के ऊपर, तो इन कंडीशन में इमरजेंसी लग सकती है। या फिर देश में कोई विद्रोह हो जाए, सेना विद्रोह कर दे, या किसी ग्रुप को लेकर के झगड़े हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इमरजेंसी जैसी कंडीशन बन जाती है। तो मैंने पहले ही बोला कि 1935 का जो एक्ट है वो सबसे अधिक प्रभाव था, और 200 से अधिक आर्टिकल अनुच्छेद लिए गए, और जिसमें 1935 में कुछ बातें, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने। जैसे इसमें सबसे पहला है यूनियन सिस्टम जुडिशरी, यूपीएससी। याद रखने क्वेश्चन आएगा जैसे यूपीएससी कहाँ से लिया गया, कहाँ से प्रभावित है, और आपातकालीन प्रोविजन कहाँ से लिए गए, तो ये बात बोल सकता है आपातकालीन। ठीक है, प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिए गए, ये बात थोड़ा हल्के से याद रखना। आगे चलते हैं, फिर इसका जो इफेक्ट हमें दिखता है वो दिखता है ब्रिटेन के संविधान का। ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि 1935 का एक्ट हुए, जितने भी इससे पहले एक्ट लाए गए थे वो सारे के सारे एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे। अब 1935 का एक्ट क्या होगा, इसमें थोड़ा समझ लीजिए, सॉरी ब्रिटेन के संविधान से। इससे हमने जो सिस्टम लिया संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, और जिसमें जो संसद है संसदीय व्यवस्था ली, जिसमें दो इसके पार्ट, जिसमें एक लोकसभा और एक जिसमें राज्यसभा। अगर मैं वही ब्रिटेन के संविधान की बात कर लूं तो ब्रिटेन के जो शासनीय जो वहाँ का सिस्टम है पार्लियामेंट्री सिस्टम, वहाँ पे दो हाउस है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स शामिल है। उसी प्रकार से भारत में दो कॉन्सेप्ट लिए गए, लोकसभा और राज्यसभा। ये आ गया कि द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब डुअल हाउस सिस्टम लिया गया। यहाँ पे लिया गया विधि का शासन, कि काम जो करेगा, जो नियम होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनेंगे वो कानून के अनुसार बनेंगे। शासन जो व्यवस्था होगी वो विधि के शासन, मतलब कि कैसा होगा, एक लॉ के अकॉर्डिंग काम होगा। अब संविधान में क्या है, रूल ऑफ बुक है, एक विधियों की नियमों की किताब है, उसी प्रकार से विधि के शासन के अकॉर्डिंग वर्क होगा। मैं थोड़ा सा बता दूं विधि के शासन के बारे में। जब ये संविधान नहीं हुआ करते थे तो उस समय राजा ही, किंग ही, क्योंकि सिस्टम कौन सा था, किंग सिस्टम, तो किंग ही सर्वोसर्वा होता था। सर्वोसर्वा मतलब यही कानून बनाएगा, यही क्या, विधि, यही कानून बनाएगा, यही इसको लागू करेगा, यही इसको क्या करेगा, न्याय करेगा। तो ये तीनों व्यवस्थाएं किसके पास थी, किंग के पास थी, मतलब कि राजा के पास थी। लेकिन जब यहाँ पे एबी डाइसी जो विधि का सिस्टम है, विधि का शासन, जो विधि का शासन, ये जो रूल दिया, ये एक एबी डाइसी है। तो एबी डाइसी के द्वारा, एबी डाइसी के द्वारा ये दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, एबी डाइसी के द्वारा। तो एबी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया, और ऐसे करके जब विधि का शासन आया तो यहाँ पे क्या आया, विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और आपकी न्यायपालिका। जब ये व्यवस्थाएं आई, ये चीजें आई, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। तो जब यहाँ पे ये चीजें आई और ये सारी व्यवस्थाएं आई, इससे पहले एक व्यक्ति, मतलब कि राजा या किंग के हाथ में सारी व्यवस्थाएं होती थी। वही यहाँ पे कानून का निर्माण करता था, वही यहाँ पे कानून को लागू करता था, वही यहाँ पे कानून मतलब कि न्याय की व्यवस्था करता था। लेकिन जब यहाँ पे एबी डाइसी आया और इनने यहाँ पे एक नियम दिया, रूल दिया, जिसका नाम था विधि का शासन, जो हमारे आर्टिकल, हम बात करेंगे आर्टिकल 14 में है, इसकी बात करेंगे हम। और विधि शब्द को आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया, उसकी हम बात करेंगे जब हम आर्टिकल 13-14 पे आएंगे। अभी इतना समझिए आप कि एबी डाइसी जो थे वो एक मतलब कह सकते हो एक लॉ मेंबर थे, मतलब लॉ ऑफिसर थे, कानून के अधिकारी थे ब्रिटिश के। जब भारत में आए तो उन्होंने इस व्यवस्था को लागू किया, और इसके अकॉर्डिंग जो व्यवस्थाएं होगी, कानून व्यवस्था जो रूल करेगी, वो इसी के अकॉर्डिंग वर्क होगा। तो एबी डाइसी ने जैसे विधायिका का काम क्या होगा, कानून बनाने का होगा, और आपका जैसे कि कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या होगा, वो होगा कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम होगा कानून की जांच करना, मतलब कि जो जुडिशरी है उसका काम जांच करना। तो ऐसे करके जो एक ही व्यक्ति में सारी पावर्स थी, वो सब पावर को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, मतलब कि पावर को बांट दिया, और धीरे धीरे करके पावर बढ़ गई। ठीक है, एक क्लियर हो गया होगा कि विधि का शासन क्या है। अगला सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है। जो कैबिनेट, जो मंत्रिमंडल दिखती है, मैं बात करूं, मंत्रिमंडल जो होते हैं इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं।
एक तो होते हैं कैबिनेट मंत्री जिन्हें सेंट्रल मिनिस्टर बोलते हैं, एक होते हैं राज्य मंत्री जिन्हें स्टेट मिनिस्टर बोलते हैं, एक होते हैं उप मंत्री। ऐसे करके ये मिनिस्टर 3 टाइप के होते हैं। तो कैबिनेट जो शब्द है कहीं से नहीं, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट तो ब्रिटेन से लिया है। आगे आता है संसदीय विशेषाधिकार, मतलब जो हमारी पार्लियामेंट है उसको कुछ स्पेशल राइट्स या स्पेशल कंडीशंस दी गई हैं। फिर अगला आता है रिट जारी करने की अधिकार या रिट जारी करने का अधिकार। देखो अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है रिट जारी करना, कि रिट कौन जारी करता है, रिट होती क्या है और इस किस कंडीशन में इसको जारी किया जाता है या इसको लागू किया जा सकता है। ये देखिए थोड़ा सा, देखो भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हमें मौलिक अधिकार दिए और भारत के प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है। जब इन फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार का वायलेंस होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल का गारंटर है। गारंटर मतलब कि सुरक्षा या सिक्योरिटी गार्ड कह लो इनको, सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेंस या हनन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है, तो रिट जारी करता है। क्या करता है, रिट जारी करता है। तो अगर बात हम वही हाई कोर्ट की करें तो हाई कोर्ट 226 के तहत रिट जारी करता है। इससे क्या होता है, रिट जारी करने से होता क्या, रिट जारी करने से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका बचाव होता है या उनकी सुरक्षा की जाती है, ताकि किसी भी मौलिक अधिकार को कम ना किया जा सके या फिर किसी भी मौलिक अधिकार को छीना ना जा सके। संसद भी ऐसे किसी भी कानून का नहीं बना सकती जो हमारे फंडामेंटल या मौलिक अधिकार को क्या करता है, कम करता है। तो याद रखें कि कौन कौन कॉन्सेप्ट लिया ब्रिटेन से, संसदीय शासन सिस्टम व्यवस्था ली, द्विसदनीय व्यवस्था ली, विधि का शासन लिया, एकल नागरिकता ली, मंत्रिमंडल कैबिनेट लिया, संसदीय विशेषाधिकार लिया, तो संसदीय क्या लिया, विशेषाधिकार लिया, और क्या लिया, रिट जारी करने की शक्ति या रिट जारी करने का अधिकार। तो ऐसे करके 5 रिटें, हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्टिओररी है, मैं बात करूंगा जब आर्टिकल 32 पे आएंगे, बहुत डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। अभी बात आप इतना ही समझिए। इसके बाद हम चलते हैं यूएसए, अमेरिका संविधान से हमने क्या क्या लिया। अमेरिका संविधान से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अमेरिका संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए जिन्हें संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा। अब बात आता है कि संविधान की आत्मा ये किसने बोला है, ये स्टेटमेंट किसका है, तो ये स्टेटमेंट BR अम्बेडकर का है। जिस प्रकार से एक बॉडी या ढांचा बना दिया जाता है और उसमें एक सोल या आत्मा या एनर्जी नहीं डाली जाती है तो वो बिल्कुल भी कुछ भी वर्क नहीं करेगी, उसी प्रकार से हमारे जो संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स को क्या बोला गया है, संविधान की आत्मा। ये कितने हैं, कितने प्रकार के होते हैं, मैं इनकी बहुत डिटेल से बात करूंगा। आगे हैं फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार दिए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसकी बात की गई है कि न्यायपालिका पे कभी किसी भी जितने भी बॉडी हैं स्तंभ जो हमारे संविधान के, जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, इसका कोई भी किसी भी प्रकार से क्या नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा, न किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होगा। जुडिशरी इसके लिए स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, इस पर किसी का किसी भी प्रकार का चाहे एक्सटर्नली या इंटरनली किसी भी प्रकार का दबाव या प्रेशर नहीं होगा। आगे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग मतलब होता है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। तो ये अमेरिका कॉन्सेप्ट से लिया है। आप मुझे यहाँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट प्रोसेस, इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोलते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस किस आर्टिकल में है, तो ये मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। आगे बात करता हूँ जुडिशियल रिव्यू, समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू की बात यहाँ की गई है, आर्टिकल 13 में मैं डिटेल से बात करूंगा आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना। देखो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना और सुप्रीम कोर्ट के उस और हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाना, ये आपके अमेरिकन संविधान से लिया गया है। आगे मैं बात कर लूं उपराष्ट्रपति का पद, तो जो उपराष्ट्रपति है वाइस प्रेसिडेंट हमने किस देश से लिया है, ये हमने अमेरिका संविधान से लिया। तो क्या क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, मौलिक अधिकार लिए हैं, राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति को उसको पद से हटाने का कॉन्सेप्ट लिया है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि स्वतंत्र न्यायपालिका ली है, और हमने क्या लिया है, न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू लिया है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनको पद से हटाने का कॉन्सेप्ट, और उपराष्ट्रपति का पद। तो इतनी सारी बातें हमने की हैं। अगला कंट्री आते हैं, बात करते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया, तो आयरलैंड के संविधान से 3 बातें ली हैं।
एक तो हमने लिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी किसी भी राज्य के कल्याण की बात करता है। किसकी बात करता है? कि किसी भी राज्य का कल्याण किया जाएगा, मतलब कि वेलफेयर, जो सामाजिक और आर्थिक होगा, इकोनॉमिकली एंड सोशली होगा। बात करेंगे अपन इस पे कि किस प्रकार से डीपीएसपी किसी राज्य के कल्याण की बात करता है। तो ये कॉन्सेप्ट आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नामांकन मतलब नॉमिनेट कैसे किया जाएगा, उनका नॉमिनेशन कैसे हुआ, तो इसकी बात की गई है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो इसकी बात की गई है, और जो आयरलैंड से लिया। देखो, राष्ट्रपति को पद से हटाना, एक कॉन्सेप्ट कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है अमेरिका से। और वही बात करें कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रोसेस कहां से लिया है, तो ये हमने लिया है आपके आयरलैंड के संविधान से। तो ये थोड़ी बेसिक बातें हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पद लिया है, ये सब पद थोड़े ध्यान देखना कि कहां से क्या लिया है। चलो आगे चलते हैं। अगला है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, जिस प्रकार से भारत में जो सिस्टम है, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि ठीक है, लेकिन उस गवर्नमेंट का फॉर्म कैसा होगा, वो फॉर्म होगा फेडरेशन। अब फेडरेशन का कॉन्सेप्ट अमेरिका में भी है, कनाडा में भी है, लेकिन अगर मैं बात करूं अमेरिका के कंपैरिजन में कनाडा का जो सिस्टम है वो ज़्यादा मजबूत है। मजबूत मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे अमेरिका के फेडरेशन सिस्टम में वहाँ के राज्य कैसे फ्री है, स्वतंत्र है, वहाँ के राज्य फ्री हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, ठीक है, राज्य से मतलब केंद्र से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि कनाडा जैसे संविधान में यहाँ के स्टेट्स होंगे, राज्य होंगे, उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है। उसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है भारत में कि भारत के जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, उनको यूनियन से मतलब कि संघ से अलग होने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, ना वो अलग हो सकते हैं। तो इसलिए बोला है कि संघीय व्यवस्था ली है वो कनाडा से, जो मजबूत केंद्र के साथ होगी। बात आती है अपशिष्ट शक्तियां। अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई, केंद्र में। तो जैसे कि शक्तियां क्या होती है, देखो, शक्तियां मतलब पावर। पावर तीन प्रकार की बताई गई है। पावर्स मतलब पावर मतलब शक्तियों को क्या किया गया, बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और एक किया गया किस किस के बीच में, केंद्र के बीच में। केंद्र की शक्तियां अलग हैं, राज्य की शक्तियां अलग हैं, और केंद्र प्लस राज्य दोनों, इन दोनों की शक्तियां अलग हैं। ऐसी शक्तियां जो केंद्र को भी मिली हैं और राज्य को भी मिली हैं। तो इसमें कुछ शक्तियां बताई गई हैं। जैसे कि केंद्र होगा तो यहाँ पे केंद्र यूनियन संघ सूची होगी, तो इसके लिए संघ सूची के ऊपर विषय बना सकता है ये वाला। राज्य जो होगा ये राज्य सूची के ऊपर विषय बनाएगा, स्टेट लिस्ट। और जब केंद्र राज्य होगा तो ये समवर्ती सूची पर विषय बनाएगा। मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे केवल और केवल राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसपे केंद्र भी कानून बना दे और राज्य भी कानून बना दे। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या पॉसिबल होगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में बड़ा कौन है, केंद्र है, पावरफुल कौन है, केंद्र है। तो ऐसी कंडीशन में अगर दोनों ही इसके ऊपर कानून बना देते हैं, कि केंद्र भी बना देते हैं, राज्य भी बना देता है, तो ऐसे में जो पावरफुल होंगे वो होगा कौन, केंद्र। और ऐसे में किसकी कानून व्यवस्था, किसका रूल चलेगा, तो केंद्र का चलेगा। बात आती है कि इन तीनों चीजों को छोड़कर भी अगर किसी चीज के ऊपर और कानून बनाना है, कि अगर इन तीनों चीजों को लेकर के तो कुछ सब्जेक्ट या कुछ विषय ऐसे हैं कि बच गए या कुछ छूट गए, तो फिर उनके ऊपर कानून कौन बनाए, तो वही लिखा है अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अगर ऐसा कुछ बच जाता है, रेमेडीज पावर जो है वो किसको देके रखी है, सेंट्रल को देके रखी है। आगे देखते हैं राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कौन करेगा, केंद्र के द्वारा की जाएगी। उसी प्रकार भारत में है जितने भी स्टेट गवर्नर है उनकी नियुक्ति कौन करता है, आपका प्रेसी करेगा, ठीक है। तो केंद्र के पास है पावर, वो जिसको दे। सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदायी होना, आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी है, जो राष्ट्रपति को एडवाइस करता है किसी भी लॉ सब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी कानून के ऊपर, तो वो करता है। तो ये भी व्यवस्था कहां से ली है, कनाडा। तो कनाडा से क्या क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था ली गई मजबूत केंद्र के साथ, अपशिष्ट शक्तियां ली गई जो केंद्र के पास होंगी, राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शदायी मतलब एडवाइजरी बॉडी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये कॉन्सेप्ट लिए गए हैं। आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। देखो अभी बात में कर रहा था आपके साथ समवर्ती सूची की, और समवर्ती सूची का मतलब है केंद्र और राज्य कानून बनाते हैं। तो समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया है समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग, क्या क्या लिया गया है,
ज्वाइंट सिटिंग, तो दोनों हाउस इस पे मीटिंग कर सकते हैं। ये हम जब स्पेशल बात करेंगे तो वहाँ पे मैं समझाऊंगा कि कैसे ज्वाइंट सिटिंग होती है। देखते हैं, चलो आगे चलते हैं, अगले उस पे चलते हैं, अगले कंट्री पे। जर्मनी का बाइमर संविधान, इसे बोलते हैं बाइमर, नाम है इसका। जिस प्रकार भारत के संविधान का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन संविधान का नाम है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी प्रकार जर्मनी के संविधान का नाम है बाइमर संविधान। मैंने पहले ही बोला था, यहाँ ध्यान से इस लाइन को थोड़ा सा आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल, इमरजेंसी वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका 1935 के एक्ट से। लेकिन बात यह आ रही है कि इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंड हो जाना, निलंबन हो जाना, कि जब इमरजेंसी लगी हो और जब फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाए, सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लिया कहां से गया है, तो ये लिया गया है आपका जर्मनी से। कि जैसे अभी मान लो युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो गया, चाइना के साथ हो गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इमरजेंसी तो लगेगी, ठीक है। अब जब इमरजेंसी लगी, वो कॉन्सेप्ट लिया कहां से, वो लिया 1935 के संविधान से। अब बात आती है कि इसके टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट कहां से लिया, अपना जर्मनी से। आगे चलते हैं, आगे हम अगले देश की बात करते हैं, यूएसएसआर। यूएसएसआर उसका पुराना नाम है रसिया का, क्योंकि जब उस समय रसिया क्या होता था, ग्रुप ऑफ स्टेट हुआ करता था, राज्यों का एक संघ, बहुत सारे कंट्री इसमें मिलकर के एक कंट्री बना था, इसीलिए इसे यूएसएसआर बोलते, मतलब अभी रसिया। इससे क्या लिया है, सबसे पहले देखो फंडामेंटल ड्यूटी लिए, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। और अगला इंपोर्टेंट है कि प्रस्तावना में न्याय व्यवस्था, जस्टिस जो शब्द आया है कि किस प्रकार का जस्टिस मिलेगा, किस प्रकार का न्याय मिलेगा, तो इसका जो दर्शन है, दर्शन मतलब इसकी जो फिलॉसफी है, तो 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक के 3 प्रकार का आपको जस्टिस दिया जाएगा। और ये जो प्रभावित है, ये है रूस की क्रांति से, रशियन रेवोल्यूशन से प्रभावित है वाला कॉन्सेप्ट। तो 3 प्रकार का जो सिटीजन होंगे, भारत के लोग होंगे, तो उनको जस्टिस मिलेगा। जो सामाजिक रूप से होगा, समाज में सभी समाज सोशली इक्वल होंगे, और इकोनॉमिकली रूप से सभी इक्वल, और राजनीतिक रूप से ये नहीं कि किसी को वोट डालने का अधिकार ना मिले, या किसी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार ना मिले, या किसी को ये राइट्स ना दिए जाए, तो ये सारे राइट्स, ये सारे अधिकार सबको दिए जाएंगे। तो इसमें बात की गई है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये रशिया के संविधान से बात की गई है। आगे मैं बात कर लूँ फ्रांस के संविधान की। फ्रांस संविधान से क्या लिया है, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली है कि लोगों द्वारा ऐसी व्यवस्था जो लोगों द्वारा, गण मतलब लोग और तंत्रात्मक मतलब सिस्टम, तो ऐसा सिस्टम, ऐसी व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो, ये बनाई गई हो। प्रस्तावना में 3 बातें की गई है, स्वतंत्रता की, फ्रीडम की, समता की, कि सभी स्वतंत्र होंगे, सभी समान इक्वल होंगे, और सभी को कैसे लेना है, भाईचारे की तरह। तो बंधुत्व का आदर्श कहां से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। याद रखना, प्रस्तावना में ये शब्द जुड़े हैं, स्वतंत्रता, जैसे कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, आजादी से घूमने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ये सब स्वतंत्रता हमें दी गई है भारतीय संविधान में, और ये हमारी प्रस्तावना में समाहित है। तो प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक व्यवस्था और स्वतंत्रात्मक, समता और बंधुत्व, ये कॉन्सेप्ट लिए हैं। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे क्या क्या लिया गया, और बेसिकली इनको आप समझते जाइएगा और नोट डाउन भी करते जाइएगा, तो और अच्छा रहेगा। आगे मैं बात करता हूं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के संविधान से सबसे इंपोर्टेंट कि राज्यसभा सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव प्रक्रिया कैसा होगा, वो उनको चुना कैसे जाएगा, इलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, मेंबर ऑफ राज्यसभा। आगे संविधान संशोधन, संविधान में अमेंडमेंट, संशोधन करना है, तो कैसे करेंगे, तो आर्टिकल 368 के तहत, ये स्पेशल आर्टिकल है, और भाग 20 मैं इसमें स्पेशल बात करूंगा जब स्पेशल टॉपिक पे आएंगे। तभी बस इतना याद रखो कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, इलेक्शन प्रोसेस बताया गया है, और राज्यसभा के संशोधन मतलब संविधान के संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसेस बताई गई है। आगे मैं बात कर लूँ जापान के संविधान से। जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन है, जापान संविधान, ये कहाँ से है, तो इसमें बोला है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया। देखो, विधि का शासन लिया गया ब्रिटेन से, विधि जो शब्द है वो लिया गया ब्रिटेन से, लेकिन वो कह रहा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो व्यवस्था है, जो लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग रूल चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग काम होगा। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली गई है, तो ये जापान से ली गई कि विधि द्वारा स्थापित
प्रक्रिया की बात कहाँ से की गई है, तो ये की गई है जापान के संविधान से। तो हेलो दोस्तों, आप यहाँ ये समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार से हमने भारतीय संविधान के स्रोत देखे। मैंने पहले ही बोला था कि 60 देशों से लिए गए। हम यहाँ 60 देशों की तो बात नहीं करनी हमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट देश हैं कि कहाँ से मौलिक अधिकार लिए, कहाँ से हमने ड्यूटीज ली, कहाँ से हमने डीपीएसपी लिए, कहाँ से हमने न्याय की व्यवस्था की बात की, कहाँ से हमने जो आदर्शवादी बातें थी जैसे बंधुत्व है, समता है, स्वतंत्रता है, ये कहाँ से लिए गए, कहाँ से हमने हमारी सरकार का सिस्टम लिया, कहाँ से हमारी संसद कैसे चलेगी, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे की। चलो 2 मिनट मुझे और दो, कुछ चीज़ें और देखनी है, हल्का सा देख लीजिए, फिर आपका एक वाला लेक्चर कंप्लीट होगा। देखो, अगर मैं बात करूं कि संविधान का जो संरचनात्मक भाग है, किसका, संविधान का संरचनात्मक, जो संविधान का संरचनात्मक भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का संविधान का जो संरचनात्मक भाग है, जो स्ट्रक्चर है, ये कहां से लिया, तो भारत शासन अधिनियम एक्ट 1935। अभी मैं पहले ही बता चुका था, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले लेक्चर मैं पहले ही कह चुका था कि आज जो भारतीय संविधान आप देखते हो, इसमें ज़्यादातर प्रभाव है, ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो 1935 का एक्ट का है, और समथिंग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद या 200 से ज़्यादा आर्टिकल यहाँ लिए गए हैं, जिसमें जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेशन है, वो किससे लिया गया, 1935 के एक्ट से लिया गया है। अगर मैं बात करूं कि दार्शनिक हिस्सा कहाँ से लिया गया, दार्शनिक हिस्सा, जो दार्शनिक हिस्सा, तो दार्शनिक हिस्सा किस देश से लिया है, और दार्शनिक हिस्सा में क्या क्या आएगा, तो एक तो आएगा यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स और प्लस डीपीएसपी। ये बात करते हैं आपको फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये बात करते हैं आपकी। तो ये कहाँ से लिया, तो देखो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए, यूएसए से लिए, और डीपीएसपी कहाँ से लिए, डीपीएसपी आपके आयरलैंड से लिए, ठीक है, आयरलैंड से लिए, ये बात हो गई। अगर मैं कुछ और बात करूं कि जो भारतीय संविधान का जो राजनीतिक हिस्सा है, कि सबसे ज़्यादा जो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट का लोकसभा हो, राज्यसभा हो, कैसे काम करेगी, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, इसका वर्क करने का प्रोसेस क्या होगा, ये सब चीज़ें व्यवस्था कहाँ से ली, तो राजनीतिक जो हिस्सा है, जहाँ तक जो इफेक्ट है इसका जो है वो है आपका ब्रिटेन से। सबसे ज़्यादा किसका पड़ा इफेक्ट, ब्रिटेन का, ये याद रखिए आप। तो ये याद रखना कि स्ट्रक्चर वाला संरचनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली है, तो वो आपकी ली गई है, संरचनात्मक व्यवस्था जो आपकी ली गई है वो ली गई है आपकी 1935 के एक्ट से। और यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी जो संविधान के आदर्श को बताती है, किसी भी देश के आदर्श की बात करते हैं, तो वो लिया गया है आपका यूएसए और आयरलैंड के संविधान से। फिर मैं बात कर लूँ आपके साथ राजनीतिक जो हिस्सा है, पॉलिटिकल जो पार्ट है, वो लिया गया है ब्रिटेन से। तो यहाँ दोस्तों आपके साथ एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, और इसकी हमने बात की आपके साथ किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स जो मतलब किस प्रकार से भारतीय संविधान के जो स्रोत है, कहाँ कहाँ से भारतीय संविधान का लिया। और उस समय मैं पहले ही बोला था कि जब संविधान सभा बैठी और इन सब पे डिस्कशन किया गया, तो समथिंग 60 कंट्रियों का संविधान को समाहित किया, और जो बातें हमें बेहतर लगी, जो बातें हमें अच्छी लगी, उनको हमने अपने देश के अकॉर्डिंग, या जो देश की विविधता में जो एकता को समाहित किया, और ऐसे करके जो हमारी संविधान सभा के सदस्य थे, उन्हें सारी परिस्थितियां, सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करके अनुकूल पर उसके अनुकूल बनाया। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, और अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, इसी के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।